हेलो बच्चों, आज हम की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में। देखिए, बेसिकली हमारे पास चार क्वांटम नंबर्स होते हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, जो क्वांटम नंबर्स हैं ये होते क्या हैं। बेसिकली क्वांटम नंबर्स ऐसे नंबर्स का सेट होता है जिससे हम किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, एनर्जी, वेलोसिटी, ठीक है, ये सब कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स, जो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं कि उसकी एनर्जी कितनी है, पोजीशन क्या है। ठीक है, तो हमारे पास चार तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं। सबसे पहले होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देन आता है हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर, देन आता है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एट लास्ट हमारे पास आता है ये PAL है, ठीक है, PL ही नहीं है। देन आता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम उठा लेते हैं अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखिए, हम एक एक चीज डिस्कस करने वाले हैं इन क्वांटम नंबर्स के बारे में, और पॉइंट वाइज, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो आपको हर एक क्वांटम नंबर का हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से, ध्यान रखना है। अब ये स्मॉल एन जो है ये हमें क्या बताता है? तो स्मॉल एन जो होता है ये डिनोट करता है शेल को, ऑर्बिट को, ठीक है, किसको? शेल को, ऑर्बिट को, स्टेशनरी स्टेट को, या फिर एनर्जी लेवल को। और हमने बोर्ड्स में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है? एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, और उसी सर्कुलर पाथ को हम क्या बोलते हैं? शेल, ऑर्बिट, स्टेशनरी स्टेट, शेल, ऑर्बिट, स्टेशनरी स्टेट, या फिर एनर्जी लेवल बोलते हैं उस सर्कुलर पाथ को। सो हमेशा ध्यान रखना है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो इसी सर्कुलर पाथ को डिनोट करता है, इसी शेल को या ऑर्बिट को डिनोट करता है, ठीक है। तो एन का मतलब होता है शेल या फिर ऑर्बिट, है ना। नेक्स्ट पॉइंट जो एन के बारे में ध्यान रखना है, देखो ऑर्बिट की अगर हम बात करें, ऑर्बिट हमारे पास अलग अलग तरह की होती है। जैसे न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गई हमारी, है ना। ऐसे ही हमारे पास सेकंड ऑर्बिट हो जाएगी, ऐसे ही हमारे पास थर्ड ऑर्बिट हो जाएगी। सो ये हो जाएगा हमारा n इज इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 2, ये हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 3। ये है हमारी k ऑर्बिट या k शेल, ये l शेल, ये m शेल हो जाएगी। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो इसी को डिनोट करता है। सो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। जस्ट अ सेकेंड ना। सो फर्स्ट पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि एन किसको डिनोट करता है? शेल को, ऑर्बिट को, स्टेशनरी स्टेट या एनर्जी लेवल को, ठीक है। अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। एन गिव्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। तो किसी पर्टिकुलर शेल, जैसे यहाँ पर बहुत सारी शेल्स हैं, एक के शेल है, एक एल शेल है, एक एम शेल है ना। तो किसी पर्टिकुलर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं, ये हमें कौन बताता है? ये हमें बताता है एन। कैसे? तो एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2n²। तो देखो, अगर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट ले रखी है मैंने, तो फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब होता है के शेल, और के शेल में एन कितना होता है? 1। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 2 × 1 का स्क्वायर। तो ये फाइनली कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स कि जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। सिमिलरली देखो यहाँ पे एग्जांपल में सेकंड ऑर्बिट मतलब एल शेल, एल शेल में एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम एल शेल में कितने फिल कर सकते हैं? सो 2 × 2 स्क्वायर। सो 2 × 2 = 4 एंड 4 × 2 = 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। सिमिलरली हम थर्ड ऑर्बिट मतलब एम शेल में, मतलब जब n इज इक्वल्स टू 3 होगा, सो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। और सिमिलरली फोर्थ ऑर्बिट में जब ये n शेल हो जाएगा, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल हो सकते हैं फोर्थ शेल में? 32 इलेक्ट्रॉन्स। सो दो पॉइंट क्लियर हुए। फर्स्ट पॉइंट में हमने बोला कि जो n होता है वो शेल को डिनोट करता है, ऑर्बिट को डिनोट करता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में हमने बोला कि जो n होता है वो किसी भी शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। इससे कम हो सकते हैं बट मैक्सिमम कितने फिल कर सकते हैं वो हम बताते हैं n के थ्रू ही। कैसे? फॉर्मूला होता है 2n²।
सो अगर n की वैल्यू 1 हो जाएगी फर्स्ट शेल होगी तो इलेक्ट्रॉन्स 2 हो जाएंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। n की वैल्यू अगर 2 होगी तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 8 हो जाएंगे। n की वैल्यू अगर 3 होगी तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 18 हो जाएंगे। n की वैल्यू 4 होगी तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 32 हो जाएंगे। सो इस तरह से याद रखना है, ठीक है। सो ये हमने बात करी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में नेक्स्ट पॉइंट कि n गिव्स रेडियस ऑफ ऑर्बिट। n जो होता है, जैसे कोई भी, अभी हमने शेल की बात करी, ठीक है, ये जो हमने शेल की बात करी कि ये फर्स्ट शेल है, ठीक है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, या फिर ऑर्बिट हम बोल सकते हैं। तो इस फर्स्ट शेल की रेडियस कितनी होगी, ठीक है, ये जो सेकंड ऑर्बिट है इसकी रेडियस कितनी होगी, या फिर थर्ड शेल जो है इसकी रेडियस कितनी होगी, शेल या ऑर्बिट जो भी कुछ भी बोल सकते हैं हम। तो एन से ही हमको मालूम पड़ता है। कैसे? हमने बोर्ड्स की एप्लीकेशन पढ़ी थी। बोर्ड्स की एप्लीकेशन में हमने एक फॉर्मूला कैलकुलेट किया था कि रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है, इतने एंगस्ट्रॉम। तो ये हमने रेडियस का फॉर्मूला कैलकुलेट किया था। अब यहाँ पर एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है शेल, कि कौन सी शेल है, और जेड का मतलब होता है एटम, ठीक है, मतलब कौन सा एटम है। अगर हाइड्रोजन एटम होगा तो जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, हीलियम एटम होगा जेड की वैल्यू 2 हो जाएगी, लिथियम एटम होगा जेड की वैल्यू 3 हो जाएगी। सो इस फॉर्मूले से हम रेडियस ऑफ ऑर्बिट बताते हैं। तो बेसिकली एन ही तो हमको बता रहे हैं ना रेडियस ऑफ ऑर्बिट किसी भी पर्टिकुलर एटम में। जैसे लेट से हाइड्रोजन को ही ले लो तो जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हाइड्रोजन की फर्स्ट शेल की रेडियस निकालनी है तो एन की वैल्यू 1 रख दो। अब हाइड्रोजन की सेकंड शेल की रेडियस निकालनी है तो एन की वैल्यू 2 रख दो। हाइड्रोजन की थर्ड शेल की रेडियस निकालनी है तो एन की वैल्यू 3 रखेंगे। तो एन हमें रेडियस ऑफ ऑर्बिट के बारे में बताता है। अच्छा, अगर हम पर्टिकुलर किसी एक एटम के बारे में बात करें, उस एटम की डिफरेंट शेल्स के बारे में, तो एक ही एटम के बारे में बात हो रही है तो जेड तो हो गया कांस्टेंट, लेकिन शेल्स तो डिफरेंट है ना, इसका मतलब एन स्क्वायर तो वेरिएबल है। तो रेडियस जो दिख रही है यहाँ पे डायरेक्टली दिख रही है एन स्क्वायर की, है ना। मतलब कि अगर हमारी रेडियस बढ़ेगी तो शेल भी बढ़ेगी, जो कि एक जनरल सी बात है, कॉमन सेंस वाली, कि अगर हम शेल बढ़ते हैं, जैसे शेल में आगे बढ़ते हैं, के से एल पे जाते हैं, एल से एम पे जाते हैं, तो वो सर्कुलर पाथ क्या हो जाता है? बड़ा होता रहता है, ठीक है। और उसी सर्कुलर पाथ के बड़े होने की वजह से क्या होता है, जैसे ये है हमारा न्यूक्लियस, ये के शेल छोटी है, एल शेल और बड़ी हो गई, ठीक है, एम शेल और बड़ी हो जाएगी, इस तरह से बढ़ती रहती है ना। तो जैसे जैसे शेल बढ़ेगी रेडियस भी बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि आर जो है वो डायरेक्टली है एन स्क्वायर के। इतना क्लियर हुआ? सेकंड फोर्थ पॉइंट कि एन गिव्स एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। तो बोर्स की एक एप्लीकेशन में हमने एनर्जी का फॉर्मूला भी कैलकुलेट किया था। कैसे? तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये होता है एनर्जी का फॉर्मूला। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो एनर्जी जो है वो इनवर्सली दिख रही है किसके? एन स्क्वायर के। एनर्जी जो है वो इनवर्सली है एन स्क्वायर के। इट मीन्स कि अगर एन की वैल्यू बढ़ती है तो एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। और एन की वैल्यू अगर कम होगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है, कि एन जो है वो इनवर्सली है एनर्जी के। ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम बात करते हैं एन की, कि एन गिव्स वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। तो हमने वहां पर वेलोसिटी का फॉर्मूला भी डिराइव किया था। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड अपॉन एन। ये होता है हमारा एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है, सॉरी वेलोसिटी का फॉर्मूला, है ना। तो इट मीन्स यहाँ पर भी ध्यान से देखो कि v जो है वो इनवर्सली दिख रहा है किसके? n के। इट मीन्स कि अगर हमारा नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की? कम हो जाएगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये के शेल है, ये एल शेल है, ये एम शेल है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के में ज्यादा होगी या एम में ज्यादा होगी? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे एन की वैल्यू जहां पर कम होगी, ये एन इज इक्वल्स टू 1 है, ये एन इज इक्वल्स टू 2 है, ये एन इज इक्वल्स टू 3 है। सो एन की वैल्यू अगर कम होगी तो वेलोसिटी वहां पर क्या होगी इलेक्ट्रॉन की? ज्यादा होगी। इसका मतलब सबसे छोटी शेल जो होगी के शेल, इसमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। और जहां जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है किसी ऑर्बिट में वो क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। सो इतना क्लियर हुआ? ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि एन शोज एंगुलर मोमेंटम प्रेजेंट इन इट। एन हमें बताता है
कि किसी ऑर्बिट में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। देखो पहले तो एंगुलर मोमेंटम समझते हैं। अगर मोमेंटम बेसिकली क्या होता है, प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का। सो अगर हम एक स्ट्रेट पाथ पे मूव करते हैं ना, तो हमारे पास कौन सा मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम, क्योंकि हम एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम सड़क में भाग रहे हैं तो हमारे पास कौन सा मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन में है तो उसके पास कौन सा मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम। अब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के आसपास सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो उसके पास ऑब्वियस सी बात है कौन सा मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। और उस एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी होगी, देखो लीनियर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है ना, लीनियर मोमेंटम का, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। और एंगुलर मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है एम वी आर, मतलब लीनियर मोमेंटम इनटू आर, ठीक है। आर क्या होता है, आर होता है कि रेडियस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो एम वी आर होता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। तो एम वी आर की जो वैल्यू है वो हमें एन से ही मालूम पड़ती है। कैसे, हमने बोर्ड्स में पढ़ा था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो सिंपल मल्टीपल होता है एच अपॉन 2 पाई का। तो एच तो कॉन्स्टेंट है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है एच की, 6.626 इंटू 10⁻34, ठीक है, जूल सेकेंड। और यहाँ पर पाई तो हमें पता है 3.14 होता है। अब बचता है सिर्फ एन, तो इसका मतलब एन की वैल्यू अगर हमको मालूम पड़ जाए तो हमें एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं ना कि एन जो होता है वो हमें एंगुलर मोमेंटम देता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का। क्लियर हुआ। लास्ट पॉइंट क्या है कि n प्लस एल गिव्स एनर्जी ऑर्डर ऑफ सबशेल। देखो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि ये n तो समझ में आ गया सर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ये l क्या है यहाँ पर, तो l का मतलब होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब देखो n प्लस एल हम तभी पढ़ पाएंगे जब हमें l के बारे में भी इंफॉर्मेशन होगी, जानकारी होगी। तो सेम यही पॉइंट ना, एजीमुथल का भी लास्ट पॉइंट यही है, n प्लस एल। तो इन दोनों पॉइंट को मैं एजीमुथल में ही समझा दूंगा, ठीक है। इस वाले का प्रिंसिपल का ये वाला पॉइंट, और एजीमुथल में भी सेम यही पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर n प्लस एल है, वहां पे l प्लस एन हो जाएगा। तो वहां पर समझेंगे क्यों, क्योंकि एजीमुथल जब हम पढ़ लेंगे तो हमें n के बारे में भी पता होगा, l के बारे में भी पता होगा, तो हम इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। क्लियर हुआ। तो फिलहाल एक बार हम फटाफट से रिवाइज करते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करते हैं, एन से, स्मॉल एन से, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या था, सिग्निफिकेंस, कि एन डिनोट्स द शेल, ऑर्बिट, स्टेशनरी स्टेट और एनर्जी लेवल। देखो बिना देखे अगर आप बोल सकते हो, याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो एन क्या बताता है हमें, शेल, ऑर्बिट, एनर्जी लेवल या स्टेशनरी स्टेट के बारे में, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या था कि एन गिव्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, किसी पर्टिकुलर शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, ये भी हमें एन ही बताता है। और किस फॉर्मूले से बताता है, 2n², ठीक है। ये देखो, ये दोनों पॉइंट हमने यहाँ पे क्लियर कर लिए। थर्ड पॉइंट क्या था कि एन गिव्स द रेडियस ऑफ अ ऑर्बिट, और रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, इतने एंगस्ट्रॉम, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या था कि एन गिव्स द एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट। ध्यान रखना है, रेडियस किसकी निकलती है, ऑर्बिट की, एनर्जी किसकी निकलती है, ऑर्बिट की, लेकिन वेलोसिटी किसकी निकलती है, इलेक्ट्रॉन की, जो उस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ऑर्बिट थोड़ी ना मूव कर रही है, ये ध्यान रखना है। सो फोर्थ पॉइंट क्या है, एन गिव्स एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। सिमिलरली हम फिफ्थ पॉइंट में बोल सकते हैं कि n गिव्स वेलोसिटी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू जेड अपॉन एन, ये हमारा हो जाएगा वेलोसिटी का फॉर्मूला। और सिक्स पॉइंट हमारा था कि n जो होता है वो हमें एंगुलर मोमेंटम भी बताता है, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी आर। तो एम वी आर की वैल्यू होती है NH/2 पाई के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में। देखो एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम, एक और नाम होता है सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं एल से। किससे डिनोट करते हैं, एल से, ठीक है। यहाँ पे एल बना रखा है। और वैल्यू जो होती है एल की वो डिपेंड करती है एन पे, ठीक है। कैसे डिपेंड करती है, तो वो वेरी करती है 0 to n-1। कुछ समझ नहीं आया है ना, इसे समझाते हैं। देखो लेट से एग्जांपल लेते हैं कि अगर n की वैल्यू 1 है तो सीधी सी बात है ना, l की वैल्यू वेरी करेगी 0 to n-1, मतलब 1-1, तो फाइनली l की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर n की वैल्यू 2 होगी तो l जो है वो वेरी करेगा 0 to 2-1, क्योंकि n-1 है ना,
तो 0 to 2 minus 1, 2 minus 1 कितना होता है 1, तो 0 to 1 वेरी करेगी, मतलब 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है। जब n की वैल्यू 3 होगी तो l वेरी करेगा 0 to 3 minus 1, 3 माइनस 1 कितना होता है 2, तो ये वेरी करेगा 0 1 2। सिमिलरली जब n की वैल्यू 4 होगी तो l वेरी करेगा 0 to 4 minus 1, तो ये हो जाएगा 0 1 2 3। सो ये क्लियर है ना कि अगर n की वैल्यू 1 होगी तो l की वैल्यू 0 हो जाएगी, n की वैल्यू 2 होगी तो l की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। अगर n की वैल्यू 3 होगी तो l की वैल्यू 0 1 2 हो सकती है, और n की वैल्यू अगर 4 होगी तो l की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी 2 भी 3 भी। क्लियर हुआ? तो अब हम डिस्कशन करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर की सिग्निफिकेंसेस के बारे में। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि L गिव्स द सबशेल इन अ शेल। L की वैल्यू से हमको ये पता चलता है कि कौन सी सबशेल के बारे में बात हो रही है। अगर L की वैल्यू 0 होगी तो समझ जाना है S सबशेल है, L की वैल्यू 1 होगी तो समझ जाना है P सबशेल है, L की वैल्यू 2 होगी तो समझ जाना है D सबशेल है, और L की वैल्यू 3 होगी तो समझ जाना है F सबशेल की बात हो रही है। क्लियर हुआ? सेकंड पॉइंट, L गिव्स शेप ऑफ सबशेल। अब सबशेल तो हमको मालूम पड़ गई कि L 0 होगा तो S सबशेल होगी, बट इनकी शेप के बारे में अगर बात करें तो L जब 0 होगा तो S सबशेल होगा, और S सबशेल की जो शेप होती है वो स्फेरिकल शेप होती है। ठीक है, स्फेरिकल शेप कुछ इस तरह की शेप होती है, इस तरह की। ठीक है, इस तरह की शेप होती है। अगर L की वैल्यू 1 होगी तो P सबशेल होगा, और P सबशेल की शेप कैसी होती है, डम्बल शेप। तो P सबशेल की शेप कुछ इस तरह से होती है। L इज इक्वल्स टू 2 होगा तो D सबशेल होगा, और D सबशेल की शेप होती है डबल डम्बल शेप। ठीक है, ये डम्बल की स्पेलिंग थोड़ा इधर उधर हिलगी। ठीक है, ध्यान रखना, डम DUMBELL हो जाएगा, डम्बेल। तो डबल डंबल है ना, तो डबल डंबल की शेप कुछ इस तरह से होती है। देखो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, एक डंबल ये है और एक डंबल ये है, इस तरह से शेप होती है डी सबशेल की। और एफ सबशेल जो होता है इसकी शेप होती है कॉम्प्लेक्स। अब देखो कॉम्प्लेक्स शेप मतलब थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी, इस तरह से होती है इसकी शेप, कॉम्प्लेक्स शेप। ठीक है, एफ सबशेल की। तो क्लियर हुआ कि एल की वैल्यू से हमको कैसे मालूम पड़ता है कौन सा सबशेल है, और एल की वैल्यू से ही हमको पता चलता है उसकी शेप क्या है। ठीक है, सो ध्यान रखना है L0 S सबशेल, L इज इक्वल्स टू 1 P सबशेल, L इज इक्वल्स टू 2 D सबशेल, L इज इक्वल्स टू 3 F सबशेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड। L गिव्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल, और फॉर्मूला हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 12 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये कुछ सुना सुना लग रहा है, n में भी तो हमने यही पढ़ा था कि n गिव्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ, बट वहां पर क्या था, यहां पर सबशेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं ये बता रहा है L, और n क्या बताता है, n बताता है कि किसी पर्टिकुलर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, ये बताता है n। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं चेक करते हैं। जैसे लेट से एस सबशेल है। ठीक है, कौन सा सबशेल है, एस सबशेल है। अब एस सबशेल में एल की वैल्यू कितनी होती है, ऊपर देखो एल की वैल्यू 0 होती है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फिल हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सबशेल। एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, 2 देन 2L, तो L की वैल्यू 0 प्लस 1, इतने इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा सॉल्व करके 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं P सबशेल की। तो P सबशेल में L कितना होता है, P सबशेल में L होता है 1। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन P सबशेल कितने हो सकते हैं, 2, और 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 कितना होता है 3, सॉरी 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, और 3 2 जा 6, तो P सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं D सबशेल की। D सबशेल की अगर बात करें तो L इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन D सबशेल कितने हो जाएंगे 2, देन 2 इंटू 2 प्लस 1, तो 2 2 जा कितना होता है 4, 4 प्लस 1 5, 5 2 जा 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन। देन F सबशेल की बात करते हैं। F सबशेल की बात करें तो L इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन F सबशेल कितना हो जाएगा 2, 2 इंटू 3 प्लस 1, सो 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7, 7 2 जा 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, तो S सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, P सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन, D सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन, और F सबशेल में 14 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। सो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं L गिव्स एनर्जी ऑर्डर ऑफ अ सबशेल इन अ शेल। ठीक है,
किसी भी पर्टिकुलर शेल की सबशेल का एनर्जी ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, मतलब कौन एग्जिस्ट करेगा और कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, ये डिस्कशन करते हैं। देखो फिलहाल मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। देखो ये हमने बात करी एस की, ये हमने बात करी पी की, ये हमने बात करी डी की, ये हमने बात करी एफ की। सब शेल है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, इसमें 6, इसमें 10 और इसमें 14। अगर हम एस की बात करें तो सिर्फ 1s एग्जिस्ट करता है, पी की बात करें 2s भी एग्जिस्ट करता है, 2p भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। थर्ड की बात करें 3s भी एग्जिस्ट करता है, 3p भी एग्जिस्ट करता है, 3d भी एग्जिस्ट करता है। ये 4s भी एग्जिस्ट करता है, 4p भी एग्जिस्ट करता है, 4d भी एग्जिस्ट करता है, 4f भी एग्जिस्ट करता है, 5s भी एग्जिस्ट करता है, 5p भी, 5d भी, 5f भी, ठीक है। अभी हम ये आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ेंगे। बट क्या कभी आपने सोचा है कि 2p एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, 2d एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, 2f एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, या 2d एग्जिस्ट, ठीक है, 1p, सॉरी 2p बोला मैंने, 1p एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, 1d एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, 1f एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, या 2d एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, 2f एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, या 3f एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, ठीक है। इसका रीजन समझते हैं। देखो बहुत ही सिंपल रीजन है। लेट्स से n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो l की वैल्यू कितनी होगी, 0 to n - 1 मतलब 0 हो जाएगी, ठीक है। जब n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0, और l की वैल्यू 0 का मतलब होता है s सबशेल, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब n की वैल्यू 1 होगी तो s की वैल्यू, l की वैल्यू सिर्फ 0 हो सकती है, तो 1 के साथ सिर्फ s एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, 1s और 1p। क्या ये 1p एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि जब n की वैल्यू 1 है, ये n होता है और ये l होता है, तो n के साथ तो सिर्फ s ही एग्जिस्ट कर सकता है 1 के साथ, है ना। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखते हैं, n की वैल्यू अब 2 ले लो, तो l की वैल्यू 0 भी हो सकती है और l की वैल्यू 1 भी हो सकती है। 0 का मतलब है s सबशेल और 1 का मतलब है p सबशेल। तो इसका मतलब है 2 के साथ s भी एग्जिस्ट कर सकता है और 2 के साथ p भी एग्जिस्ट कर सकता है। सो 2s भी एग्जिस्ट करेगा और 2p भी एग्जिस्ट करेगा। क्लियर हुआ। ऐसे ही 1d एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि 1 जब n की वैल्यू 1 होगी तो l की वैल्यू सिर्फ 0 होगी, और 0 का मतलब होता है s सबशेल, तो d तो आ ही नहीं रही है। अब 3 की बात करते हैं, जब n की वैल्यू 3 होगी तो l की वैल्यू कितनी होती है, ध्यान दो, n की वैल्यू 3 होगी तो l की वैल्यू 0 भी होती है, 1 भी होती है, 2 भी होती है, ठीक है। ये देखो 0 भी हो सकती है, 1 भी, 2 भी, तो एल की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी। 0 का मतलब होता है एस सबशेल, 1 का मतलब होता है पी सबशेल, 2 का मतलब होता है डी सबशेल। तो 3s भी एग्जिस्ट करेगा, 3p भी एग्जिस्ट करेगा और 3d भी एग्जिस्ट करेगा। इतना ईजी है ना। तो कौन सा सबशेल एग्जिस्ट करेगा और कौन सा नहीं करेगा, आई थिंक ये क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें 2 सबशेल दे दिए जाएं तो हम n+l से उनका एनर्जी ऑर्डर कैसे निकालेंगे, मतलब हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी कम है। देखो सेम पॉइंट हमने प्रिंसिपल में भी किया था, बट हमने कहा था इसको हम एजीमुथल में कवर करेंगे, तो अब हम कवर करते हैं इसको, ठीक है। n+l गिव्स एनर्जी ऑर्डर ऑफ सबशेल, यहाँ पर भी वही है, n+l गिव्स द एनर्जी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट सबशेल। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई भी 2 सबशेल ले लेते हैं, ठीक है, इजी सी 2 सबशेल ले लेते हैं। जैसे लेट से एक हम ले लेते हैं 2s और एक हम ले लेते हैं 2p, चेक करते हैं इनका एनर्जी ऑर्डर, तो n+l से पता चलेगा। तो यहाँ पर n कितना है, 2, n कितना है 2 और l कितना है, तो देखो s के केस में l कितना होता है 0, तो n+l कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर n कितना है 2 और l कितना है 1, क्योंकि p के केस में l कितना होता है 1, तो n+l कितना आ जाएगा, n+l आ जाएगा 3। इट मीन्स 2p की एनर्जी ज्यादा है। कितना सिंपल है। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। 3s और 4p दोनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। सो यहाँ पर n कितना है 3 और l कितना है 0, क्योंकि s सबशेल है, और यहाँ पर n कितना है 4 और l कितना है 1, क्योंकि यहाँ पर p सबशेल है। सो n+l कितना आ जाएगा 3 और यहाँ पर n+l कितना आ जाएगा 5। सो अगर हम यहाँ पर एनर्जी ऑर्डर चेक करें तो 4p का एनर्जी ऑर्डर क्या है, ज्यादा है 3s से। सो ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। बट कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी आपको दे दिया जाएगा, जैसे 3p और 4s। क्वेश्चन क्या दिया जाएगा, 3p और 4s। अब बताओ जरा, देखो यहाँ पर n कितना है 3, l कितना है 1, तो n+l कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर n कितना है 4 और l कितना है 0, n+l कितना हो जाएगा 4।
सो एक चीज क्लियर है कि यहाँ पर भी n प्लस एल 4 है और यहाँ पर भी n प्लस एल 4 है। सो अब एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, क्योंकि दोनों का n प्लस एल इक्वल आ गया। तो हमेशा ध्यान रखना है, if two or more subshell have equal n plus l value then lower n value correspond to lower energy। मतलब फिर हम n की वैल्यू देखेंगे, अगर n plus l बराबर आ जाएगा तो फिर हम सिर्फ n की वैल्यू देखेंगे, n किसका ज्यादा है। तो 4s का n ज्यादा है तो 4s की एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सो ये था हमारा एनर्जी ऑर्डर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट इसमें बचता है हमारा एंगुलर मोमेंटम। देखो अगर हमें किसी पर्टिकुलर सबशेल का एंगुलर मोमेंटम, देखो शेल का एंगुलर मोमेंटम कैसे निकलता है, एन एच अपॉन टू पाई। हमने बात की थी ना, एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये हमने बात करी थी एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ शेल, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। बट अगर सबशेल की बात होगी तो एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट, ठीक है, देखो इसको मैं यहाँ पे फॉर्मूला सही से लिख देता हूँ, अंडर रूट एल एल प्लस वन मल्टीप्लाई एच अपॉन टू पाई। ये एच अपॉन टू पाई रूट से बाहर है, ये फॉर्मूला होता है। और इसी को हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, किसी पर्टिकुलर सबशेल में इतना होता है। अब कैसे निकालेंगे, देखो एस सबशेल की बात करते हैं सबसे पहले। एस सबशेल की बात करेंगे तो एस सबशेल का मतलब होता है एल की वैल्यू 0 है, तो एल की वैल्यू 0 पुट करो, 0 और 0 प्लस 1 एच अपॉन टू पाई, तो आंसर विल बी 0। ऐसे ही अगर पी सबशेल की बात करें तो पी सबशेल में एल की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 प्लस 1 एच अपॉन टू पाई। सो 1 प्लस 1 2, वो 2 1 जा 2, रूट 2, तो रूट 2 एच अपॉन टू पाई। तो इसको हम लिख सकते हैं ना एच अपॉन रूट 2 पाई। ऐसे ही हम डी सबशेल का निकाल सकते हैं और ऐसे ही हम एफ सबशेल का निकाल सकते हैं। तो अगर आप साथ साथ इसको नोट कर रहे हो तो आप यहाँ पे एफ सबशेल और डी सबशेल का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जरूर कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कितना आएगा, ये रूट 6 एच अपॉन टू पाई आता है, और आई थिंक ये एफ सबशेल वाला रूट 12 आ जाएगा। ठीक है, एच अपॉन टू पाई। सो ये था हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में। ठीक है, एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। इसकी जो वैल्यू होती है वो एन पे डिपेंड करती है, एन होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जो एल की वैल्यू है वो वेरी करती है 0 टू n माइनस वन। सो अगर यहाँ पर एन की वैल्यू 1 होगी तो एल 0 हो जाएगा, एन की वैल्यू 2 होगी तो एल 0 और 1 हो जाएंगे, एन की वैल्यू अगर 3 होगी तो एल की वैल्यू 0 1 2, एन की वैल्यू अगर 4 होगी तो एल की वैल्यू 0 1 2 3। सिमिलरली अगर एल की वैल्यू 0 है इट मीन्स कि एस सबशेल है, एल की वैल्यू 1 है मतलब पी सबशेल है, एल की वैल्यू 2 है मतलब डी सबशेल, एल की वैल्यू 3 है मतलब एफ सबशेल। नेक्स्ट एल गिव्स शेप ऑफ सबशेल, एल की वैल्यू 0 है तो एस सबशेल मतलब स्फेरिकल शेप, एल की वैल्यू 1 है पी सबशेल मतलब डम्बल शेप, और डी सबशेल की होती है डबल डम्बल, और एफ सबशेल की होती है कॉम्प्लेक्स, कुछ इस तरह से। ठीक है, जैसे ये बना रखी है मैंने यहाँ पे। नेक्स्ट है कि अगर किसी पर्टिकुलर सबशेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं एक फॉर्मूला से, जो कि है 2 प्लस 1। ठीक है, तो अगर एस सबशेल है तो एल की वैल्यू 0 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 2, फिर 2 इंटू 0 प्लस 1, सो ये हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। पी सबशेल है तो इसमें एल की वैल्यू 1 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 6। डी सबशेल है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10, और एफ सबशेल है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 14। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें एल गिव्स एनर्जी ऑर्डर ऑफ अ सबशेल इन अ शेल, कि एल जो होता है वो हमें किसी पर्टिकुलर शेल में एनर्जी ऑर्डर की बात करता है, मतलब कौन सा सबशेल एग्जिस्ट करेगा और कौन सा नहीं करेगा। तो ये जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं ना, जैसे 1p नहीं एग्जिस्ट करता है, 1d 1f 2d 2f या 3f, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इनका एनर्जी ऑर्डर ही नहीं है। लेट्स से n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 होगी, l की वैल्यू 0 मतलब s, तो 1 के साथ सिर्फ s एग्जिस्ट करेगा, तो 1s एग्जिस्ट करेगा, 1p 1d 1f एग्जिस्ट नहीं करेंगे। l की वैल्यू अगर 2 होगी, n की वैल्यू, तो l की वैल्यू हो जाएगी 0 और 1 मतलब s और p, तो 2 के साथ s एग्जिस्ट करेगा, 2 के साथ p एग्जिस्ट करेगा, बट d और f एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और लास्ट पॉइंट हमने यहाँ पे पढ़ा था सेकंड लास्ट, कि n प्लस एल जो होता है वो हमें एनर्जी ऑर्डर देता है। एनर्जी ऑर्डर मतलब कौन सी सबशेल की एनर्जी ज्यादा होगी और कौन सी सबशेल की एनर्जी कम होगी। बट ध्यान रखना है कि अगर सबशेल्स की एनर्जी इक्वल हो जाती है तो हमें n की वैल्यू को देखना होता है, n की वैल्यू किसकी ज्यादा है। सो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी सबशेल, किसी भी सबशेल में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल एल प्लस 1 डॉट एच अपॉन टू पाई। ठीक है, मल्टीप्लाई।
तो ये हमारे एंगुलर मोमेंटम्स आ गए। इसके बाद हम बात करेंगे अपने थर्ड क्वांटम नंबर के बारे में, जो कि है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, चलिए इसे शुरू करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम से। ठीक है, स्मॉल एम से। और स्मॉल एम की जो वैल्यू होती है डिपेंड करती है एल पे। देखो एल की वैल्यू किस पे डिपेंड करती थी? एन पे। ऐसे ही एम की वैल्यू डिपेंड करती है एल पे। तो जैसे एस सबशेल है, एल की वैल्यू 0 है। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू वेरी कहां से कहां तक करती है? तो हमेशा ध्यान रखना एम की जो वैल्यू होती है वो वेरी करती है -L टू +L, -L टू +L। तो लेट से एस सबशेल है, एस सबशेल में एल की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? -0 टू +0 मतलब 0। देन पी सबशेल है, तो पी सबशेल में एल की वैल्यू 1 होती है, तो एम की वैल्यू कहां से वेरी करेगी? -1 टू +1। सो -1 0 +1। एल की वैल्यू 2 है, तो एम की वैल्यू वेरी करेगी -2 से +2, -2 -1 0 +1 +2। एल की वैल्यू 3 है, तो एम की वैल्यू वेरी करेगी -3 से +3, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, इस तरह वेरी करेगी। ठीक है, सो ये है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की एम की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी सिग्निफिकेंस की। तो एम जो होता है वो ऑर्बिटल को डिनोट करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बच्चों में कंफ्यूजन होती है। ऑर्बिट, अभी तक तो हम ऑर्बिट 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 कर रहे थे, अब ऑर्बिटल आ गया। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या फर्क होता है, डिफरेंस होता है? देखो ऑर्बिट का मतलब होता है वो सर्कुलर पाथ जिसपे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है, वो सर्कुलर पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट। लेकिन ऑर्बिटल की जब बात होती है ना, तो ऑर्बिटल वो 3 डायमेंशनल स्पेस होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो ऑर्बिटल is a 3 dimensional space in which the probability of finding an electron is maximum, is greater. ऑर्बिटल क्लियर हुआ? ऑर्बिटल एक 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन है, ठीक है, और स्पेस है। क्लियर हुआ? सो एम डिनोट्स द ऑर्बिटल। तो अगर यहाँ पे एम की वैल्यू 0 आ रही है, इट मीन्स कि कितने ऑर्बिटल है? सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है। अगर एम की वैल्यू 3 आ रही है, -1 0 +1, इट मीन्स 3 ऑर्बिटल है। एम की वैल्यू देखो यहाँ पे 5 आ रही है, इट मीन्स 5 ऑर्बिटल है। और यहाँ पर कितनी आ रही है? 7 ऑर्बिटल, 7 वैल्यूज है एम की। तो एम तो ऑर्बिटल को डिनोट करता है। इसका मतलब जब एम की वैल्यू 0 होगी तो एक ही ऑर्बिटल, अगर एम की वैल्यू 3 होंगी, -1 0 +1, तो 3 ऑर्बिटल, है ना, ध्यान रखना है। अब हम इसी की गेम खेलते हैं। जैसे एल की वैल्यू 0 है, एल की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब क्या होता है? एस सबशेल। ये क्या डिनोट करता है? कि एस सबशेल है, और एस सबशेल में एम की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि एस सबशेल, हम क्या बोल सकते हैं? एस सबशेल कंटेन्स ओनली 1 ऑर्बिटल, कंटेन्स ओनली 1 ऑर्बिटल, ये बोल सकते हैं ना। एस सबशेल सिर्फ एक ही ऑर्बिटल कंटेन करता है। सिमिलरली, ठीक है, ऑर्बिटल को हम इस तरह से एक बॉक्स से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना। एल की वैल्यू अगर 1 है, तो इसका मतलब होता है पी सबशेल है, और पी सबशेल में एम की वैल्यू कितनी होती है? -1 0 +1, तो 3 ऑर्बिटल है यहाँ पे। तो पी में यहाँ पे 3 ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं, इस तरह से बनाते हैं हम। इनके नाम होते हैं पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अभी मैं बताऊंगा एक्स वाई जेड का मतलब क्या है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि पी सबशेल कंटेन्स 3 ऑर्बिटल, ठीक है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं, मैं लिख रहा हूँ, कंटेन्स 3 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल्स। तो पी सबशेल की अगर हम बात करें, देखो इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो 3 ऑर्बिटल होते हैं इसमें, एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई, और एक होता है पी जेड। ठीक है, पी एक्स का मतलब क्या होता है? देखो पी एक्स का मतलब होता है कि जब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई हो गई, और ऐसे ही ये जेड हो गई, ये एक्स हो गई, ये वाई होगी, और ऐसे ही ये जेड हो गई, एक्स वाई और ये जेड। सो पी एक्स का मतलब होता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर, ठीक है, इज ग्रेटर एट एक्स एक्सिस। ऐसे ही पी वाई का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर एट वाई एक्सिस, और पी जेड का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर एट जेड एक्सिस। तो इसलिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ठीक है, तो पी वाई, पी एक्स, पी जेड क्या होता है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं वापस। लेट्स से अब एल की वैल्यू 2 है, तो एल की वैल्यू 2 है, इसका मतलब क्या होता है? डी सबशेल। और डी सबशेल का मतलब क्या होता है?
डी सबशेल का सीधा सा मतलब होता है m की वैल्यू क्या है, -2 -1 0 +1 +2, मतलब 5 ऑर्बिटल्स है, तो 5 ऑर्बिटल्स को हम इस तरह से बना सकते हैं 1 2 3 4 5। सो यहाँ पर जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं उनका नाम होता है, फर्स्ट है डी एक्स वाई, देन डी वाई जेड, देन डी जेड एक्स, देन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देन डी जेड स्क्वायर। ये होते हैं वो 5 ऑर्बिटल्स, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई पूछता है डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस, द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज बिटवीन वाई एंड जेड एक्सिस, द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज बिटवीन जेड एंड एक्स एक्सिस। इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कि क्या हो रहा है यहाँ पर, बहुत ईजी है। चलिए अब एक और हम बात करते हैं एफ सबशेल की, ठीक है। सो अगर एल की वैल्यू 3 हो जाएगी, एल की वैल्यू 3 हो जाएगी तो समझ जाना है एफ सबशेल होता है, ठीक है। अब तो आपको याद होने लग गई होंगी ये वैल्यूज। एफ सबशेल का मतलब होता है एम की वैल्यू -3 से +3 वेरी करेगी, -3 -2 -1 0 1 2 3। तो यहाँ पर कितने ऑर्बिटल्स हैं एफ सबशेल में, 7 ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ज्यादा बन गया एक, कोई नहीं, एक हम इस तरह से मिटा देते हैं, क्या दिक्कत है। सो ये 7 ऑर्बिटल्स हो गए, ठीक है। सो इस तरह से डिनोट करते हैं। अब देखो थर्ड पॉइंट जो है यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर हमें किसी भी सबशेल में, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तो वो होते हैं ट्वाइस इनटू नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं एस सबशेल की, अगर मैं एस सबशेल की बात करूं तो एस सबशेल में सिर्फ एक ही बॉक्स होता है, ठीक है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। पी सबशेल की बात करूं तो यहाँ पर 3 बॉक्स होते हैं और हर एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं इस तरह से पेयरिंग में। डी सबशेल की बात करूं तो 5 बॉक्स हो जाएंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही एफ में क्या हो जाएगा, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल हो सकते हैं 7 ऑर्बिटल्स। तो अगर मैं पूछूं कि एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप क्या बोलोगे कि ऑर्बिटल्स कितने हैं 1, तो इलेक्ट्रॉन्स उसका डबल कर दो। पी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑर्बिटल्स कितने हैं 3, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑर्बिटल्स का डबल कर दो, ठीक है। तो देखो एस सबशेल में एक ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, और डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, और एफ सबशेल में 7 ऑर्बिटल हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। और यही तो हमने डिस्कशन किया था, ठीक है। कहाँ किया था ये डिस्कशन, अभी जस्ट, कि कितने इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर सबशेल में फिल हो सकते हैं, तो यही तो रिजल्ट आया था 2 6 10 14, है ना। सो बच्चों ये था हमारा प्रिंसिपल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सो आई होप ये तीनों क्वांटम नंबर क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, और इसकी जो वैल्यू होती है वो l पे डिपेंड करती है। और कैसे डिपेंड करती है, -l टू +l, ठीक है। मतलब कि अगर एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू भी 0, एल की वैल्यू 1 है तो एम की वैल्यू -1 से +1, एल की वैल्यू 2 है तो एम की वैल्यू -2 से +2, है ना। इसी तरह से एम जो होता है वो ऑर्बिटल को डिनोट करता है, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें तो देखो ये मैंने एक्सप्लेन अच्छे से कर ही दिया है, ठीक है, कि कौन कौन सी ऑर्बिटल्स होंगी, क्या उनका नाम होता है। और थर्ड पॉइंट ये याद रखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी सबशेल में कितने होंगे, ट्वाइस इनटू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ये तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। ये रूल ना भी पता होगा तो भी हम इजीली बता सकते हैं किसी पर्टिकुलर सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। तो बच्चों अब है एक लास्ट क्वांटम नंबर हमारे पास बचा हुआ और बहुत ही इजी क्वांटम नंबर है, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर। देखो स्पिन क्वांटम नंबर बहुत सीधी सी बात बोलता है, ये स्पिन है, ठीक है, ये स्पिन, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी ऑर्बिटल में एक अपनी एक्सिस पे घूमता है, ठीक है, तो उसको हम स्पिन क्वांटम नंबर से डिनोट करते हैं। लेट से कि ये वो सर्कुलर पाथ है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना इसमें वो क्लॉकवाइज भी घूम सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है। सो अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है, अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है तो स्पिन जो हो जाएगी ना, मतलब जो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +½ लेंगे,
और अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है तो जो स्पिन की वैल्यू है वो माइनस हाफ लेंगे। बस इतना ही था इसमें, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज को स्पिन अप और इसको हम बोलते हैं स्पिन डाउन। देखो ऐसे समझना है कि जैसे हमने एस ऑर्बिटल लिया, ठीक है, एस ऑर्बिटल लिया, इसमें हम इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन को जब फिल करते हैं तो अपोजिट स्पिन के साथ फिल करते हैं। कभी भी ऐसे नहीं फिल करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन ऊपर दूसरा ऊपर, ऐसे भी नहीं फिल करेंगे, एक नीचे तो दूसरा भी नीचे। हमेशा एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे और दोनों की स्पिन अपोजिट होगी, ठीक है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दो, वो अपोजिट स्पिन के होते हैं। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। अब यहाँ से हम एक और चीज भी सीख सकते हैं कि क्वांटम नंबर्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, ठीक है। वीडियो लंबी तो नहीं हुई है ज़्यादा, बट हम सीखते हैं, ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेट करना सीखते हैं, चलो मजा आएगा, ठीक है। ये प्रिंसिपल एजीमुथल ये सब क्वांटम नंबर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इन वैल्यूज को, चलिए जानते हैं। जैसे कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो अच्छा, एक चीज और है कि जब हम ये क्वांटम नंबर्स को कैलकुलेट करना सीखेंगे ना, तो इसमें हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए। जैसे ऑफ बो रूल पता होना चाहिए, हुन्स रूल पता होना चाहिए और पॉली एक्सक्लूजन पता होना चाहिए। अगर हमें ये रूल्स पता है तो हम इसको अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि हमें ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहचानने बहुत जरूरी है, कौन सा फिफ्थ नंबर का इलेक्ट्रॉन है, कौन सा एट्थ। अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या है फिफ्थ एट्थ, बट जब हम ये नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे ना ऑफ बो, हुन्स और पॉली एक्सक्लूजन, तो वहां पर हम क्वांटम नंबर्स निकालना सीखेंगे, क्योंकि तब आपको एग्जैक्टली पता होगा कि फिफ्थ नंबर का इलेक्ट्रॉन कौन सा है, सिक्स नंबर का इलेक्ट्रॉन कौन सा है, एट्थ नंबर का इलेक्ट्रॉन कौन सा है। तो उससे काफी हेल्प मिलती है, वरना हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। मेरे को तो पता है कि ये सिक्स इलेक्ट्रॉन ये वाला होगा सही, बट आपकी नजर में सिक्स इलेक्ट्रॉन कोई और हो सकता है, क्योंकि अभी आपने पॉली एक्सक्लूजन, हुन्स रूल वगैरह नहीं पढ़े हैं। तो जब हम वो क्लियर कर लेंगे तो फिर हम वहां पे क्वांटम नंबर निकालना भी सीखेंगे पॉली एक्सक्लूजन में, ठीक है।